कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के खाले पानी। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उन्हें दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डेमन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की
और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शांत पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैदखाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए।
सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों है शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। अरे देखो देखो, आ गए लाट साहब, अंग्रेज बहादुर आ गए। मिस्टर ब्लर, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेर अली है सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय भी जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से, इससे दो फायदा होगा। जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। सुबह, दोपहर, शाम, रात घोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हो गई। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुई और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ, सच कहते हो। आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है।
मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए। लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी गाड़ियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सोहन सिंह भटना हाजिर। मोतीलाल वर्मा हाजिर। पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है। बटुकेश्वर दत्त हाजिर। सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर। उल्लासकर दत्त हाजिर। पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेल्युलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता? हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी। इस तरह कैदियों से खस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घोटू माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर।
ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। श्रीमहन मंगले शिवास्पदे शुभदे श्रीमहन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती पावनं यशोदां वन्दे। बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुली हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्श कदम पर चलते हुए सेल्यूलर जेल आ पहुंचे हैं, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और नितांत अकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह करती है। ये कैसा रद्दी खाना है? चावल में कंकर है, सब्जी में रेत है और दाल में कीड़े। खाना क्या है? घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है।